रघु सेठ अपनी पत्नी सवित्री के साथ रहता था। रघु सेठ के पास बहुत सारी धन दौलत और पैसा था, लेकिन उन दोनों को कोई संतान नहीं थी। इतना पैसा होने के बावजूद उन्हें संतान ना होने की चिंता हमेशा दुखी करती रहती थी। एक दिन वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। सुनिए जी, हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमें संतान की प्राप्ति नहीं होती। संतान की कमी मुझे हमेशा खलती रहती है। आप हमारे प्रसिद्ध बाबा जी को बुलाइए ना, उनसे पूछिए ना कि हमारी ज़िंदगी में संतान सुख है भी या नहीं। मुझे ये चिंता हर वक्त परेशान करती रहती है। मैं माँ बनना चाहती हूँ। बाबा जी तो बहुत ज्ञानी है, वो हमें बता सकते हैं कि हमें औलाद होगी भी या हमें सारी उम्र बिना औलाद के ही रहना पड़ेगा। तभी रघु सेठ बोलते हैं, हाँ सवित्री, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। मैं अभी बाबा जी को संदेशा भेजता हूँ ताकि वो जल्दी से जल्दी हमारे घर आ जाएं और हम उनसे पूछ सके कि हमारी ज़िंदगी में संतान सुख है भी या नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अभी बाबा जी को संदेश भेजता हूँ। संदेशा मिलते ही बाबा जी रघु सेठ के घर आ जाते हैं। तभी रघु सेठ बाबा जी से कहता है, प्रणाम बाबा जी, हम धन्य हो गए कि आप हमारे घर आए बुलाने के लिए। बाबा जी, हम आपसे अपना भविष्य पूछना चाहते हैं। हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमें संतान प्राप्ति नहीं हुई। हम जानना चाहते हैं कि हमारी किस्मत में संतान सुख है भी या नहीं। कृपया आप बताइए हमें, हम इस दुविधा में पड़े हैं। अरे बच्चा, तुम लोग चिंता क्यों करते हो? तुम दोनों के भाग्य में संतान सुख अवश्य लिखा है। तुम दोनों को सुंदर सी औलाद पैदा होगी। तुम दोनों को माँ बाप बनने का सुख अवश्य मिलेगा। बस थोड़ा समय लगेगा। ग्रहों की दिशा उलट चल रही है। तुम दोनों सब्र रखो। तुम दोनों के कर्मों में बच्चा है। कुछ ही महीनों बाद रघु सेठ और सावित्री के घर एक नन्हा मुन्ना बेटा पैदा होता है। अरे सावित्री, भगवान ने हमें इतनी खुशी दी है कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। आखिरकार हम दोनों माँ बाप बन ही गए। मैं अपने बच्चे को बहुत खुशी दूंगा। मैं इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। क्यों ना हम बाबा जी को बुलाकर आशीर्वाद ले लें और उनसे इस बच्चे का भविष्य भी जान लें, ताकि हमें भी तो पता चले हमारे बच्चे का भविष्य कैसा है। बाबा जी तो महान तपस्वी है, उनकी कही हर एक बात सच हो जाती है। मैं आज ही बाबा जी को संदेशा भेजता हूँ कि वो हमारे घर आकर हमारी संतान को अपना आशीर्वाद दें। प्रणाम बाबा जी, आपके कहे अनुसार हमारे घर एक सुंदर से बेटे ने जन्म लिया है। अब आपकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे बच्चे को आशीर्वाद दें और हमें अपने बच्चे का भविष्य बताएं। आपका बहुत धन्यवाद होगा। पुत्र, चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। वो तुम्हारी ही तरह प्रशंसक बनेगा और अच्छे पैसे कमाएगा और अमीर बनेगा। लेकिन तुम्हारे बेटे की शादी तुम्हारे ही गांव के सबसे गरीब आदमी की बेटी से होगी, और जो इस गांव में गड़े बनाता है नीच जाति का, उसकी बेटी से होगी तुम्हारे बेटे की शादी। यही भाग्य का लिखा हुआ है और उसको कोई टाल नहीं सकता। बाबा, हमें यह तो बनाइए कि वो घड़े बनाने वाला है कौन? हमारे गांव में बहुत से लोग घड़े बनाते हैं। हमें पता भी तो चले आखिर किस घड़े बनाने वाले की बेटी से हमारे बेटे की शादी होगी। बाबा, हमें बताइए बाबा। उस बच्ची का जन्म आज से ठीक 3 महीने पहले हुआ है और उसको जन्म देते ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। वही लड़की तुम्हारे घर की बहू बनेगी।
इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। अब भाग्य का लिखा कोई टाल भी नहीं सकता। जो भाग्य में लिखा होता है वो ही होके रहता है। अच्छा बेटा, अब मुझे देरी हो रही है, मैं चलता हूँ। रघु और सावित्री दोनों चिंतित हो जाते हैं। तभी रघु सावित्री से कहता है, सावित्री, मैं गांव में पता करने जा रहा हूँ, आखिर 3 महीने पहले किस गड़े बनाने के घर बेटी पैदा हुई है और उसकी माँ की मृत्यु हो सकी है। मैं भी तो जान सकूं कि आखिर हमारे बेटे की शादी किससे होगी। मैं नीच कुल में अपने बेटे की शादी नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे इस विधि के विधान को टालना होगा। मैं भाग्य का लिखा बदल कर ही रहूंगा। मैं अपने बेटे की जिंदगी में एक नीच जात की लड़की नहीं आने दूंगा। मैं अपने बच्चे की शादी हमारे बराबर के खानदान में ही करूंगा। मैं गांव में जा रहा हूँ पता लगाने कि आखिर वो लड़की है कौन। तभी सेठ घड़े बनाने वाले कल्लू के घर पहुंचता है और कल्लू सेठ को देखकर बोलता है, अरे सेठ जी, आपने जहां आने की तकलीफ क्यों की? आपने मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। आपको कोई काम है सेठ जी? घड़े चाहिए आपको? गर्मी का सीजन भी तो आ रहा होगा। तभी सेठ कल्लू से कहता है, अरे नहीं नहीं कल्लू, मैं तो तुम्हारे घर ऐसे ही आया था पता लेने। मुझे गांव में से पता चला है कि 3 महीने पहले तुम्हारे घर एक बच्ची ने जन्म लिया है और उसे जन्म देते ही तुम्हारी बीवी की मृत्यु हो गई है। तब से तुम ही इस बच्ची की देखरेख कर रहे हो। क्या तुम्हें इस बच्ची को संभालने में कोई मुश्किल नहीं होती? अकेले कैसे संभालते हो इस बच्ची को? तभी कल्लू सेठ जी से कहता है, हाँ सेठ जी, इस बच्ची को संभालने में मुश्किल तो होती है, अकेले ही संभालना होता है और गड़े भी बनाने होते हैं। लेकिन क्या करूं, मेरी बीवी तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो इस बच्ची का माता और पिता अब मैं ही हूँ। जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किलों से इसको पाल रहा हूँ। अरे कल्लू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसकी शादी को 10 साल हो गए हैं, उनको कोई औलाद नहीं है। वो लोग बच्चा गोद लेना चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो अपनी बच्ची उन्हें गोद दे दो। वो बहुत अमीर खानदान से है, तुम्हारी बच्ची की जिंदगी बन जाएगी। और वैसे भी तुम अकेले इसे कब तक संभालोगे? उनको माँ बाप होने का सुख मिल जाएगा और तुम्हारी बच्ची को माँ का प्यार भी मिल जाएगा। तभी कल्लू कुछ सोचने लगता है और थोड़ी देर बाद सेठ से कहता है, ठीक है सेठ जी, मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है। आप मेरी बच्ची को ले जाइए, लेकिन आप इसका खूब ध्यान रखना। मैं बहुत दुखी मन से दे रहा हूँ, पर क्या करूँ, मुझसे इसकी परवरिश भी तो नहीं हो रही। आप इसका ध्यान रखना। अरे कल्लू, तू चिंता मत कर, मैंने तुम्हें बताया है ना, वो लोग बहुत ही अच्छे और अमीर है, तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखेंगे और अपनी बेटी की तरह ही प्यार करेंगे। अब तुम अपनी बच्ची मुझे दे दो ताकि मैं इस बच्ची को अपने दोस्त को दे सकूं। वो बहुत खुश हो जाएगा, तुम्हें पुण्य लगेगा, तुमने किसी को माँ बाप होने का सुख जो दिया है। तभी कल्लू अपनी बच्ची को सेठ को दे देता है और सेठ से कहता है कि सेठ जी, मेरी बच्ची का ध्यान रखिएगा और आप मुझे इसके बारे में बताते रहिएगा। तभी सेठ कल्लू की बच्ची को लेकर वहां से चला जाता है और कल्लू बहुत ही दुखी नज़रों से सेठ की ओर देख रहा होता है। कल्लू मजबूर था, इसीलिए वो अपनी बच्ची को सेठ के साथ जाने देता है ताकि उसकी बच्ची का भविष्य उज्जवल हो जाए। लेकिन सेठ उसकी बच्ची को एक जंगल के बीचों बीच ले आता है। सेठ के मन में पाप था, वो उस बच्ची को मारना चाहता था ताकि उसकी बेटे की बड़े होकर शादी उस बच्ची से ना हो सके। वो इधर उधर देखता है और उस बच्ची को वहीं जमीन पर रख देता है और उसके बाद सेठ वहां से चला जाता है।
कुछ देर बाद दूसरे गांव का मुखिया हरिचंद वहां से गुजर रहा होता है। उसे वहां पर एक बच्ची पड़ी हुई दिखाई देती है। वो हैरान रह जाता है कि छोटी सी बच्ची अकेले पड़ी है। अरे, ये बच्ची अकेली क्यों है? इसके तो आसपास कोई भी नहीं है और मुझे दूर दूर तक भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये बच्ची कुछ देर और जहां पड़ी रही तो इसे कोई जंगली जानवर खा जाएगा। इससे तो अच्छा है मैं इस बच्ची को अपने साथ ले जाता हूँ, वरना ये बच्ची यहाँ भूख प्यास से मर जाएगी या कोई जानवर खा जाएगा। पता नहीं किस पापी ने इस छोटे से बच्चे को यहाँ पर रख दिया है। मैं जल्दी से इसे उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ। तभी मुखिया हरिचंद उसे ले जाता है और घर जाते ही अपनी बीवी के पास जाता है। उसकी बीवी उसको देखकर बोलती है, अरे मुखिया जी, इतना प्यारा बच्चा कहाँ से लाए हो आप? मैंने तो गांव में ये बच्चा पहले कभी देखा नहीं, किसी आस पड़ोस वाले के पास भी नहीं देखा, तो फिर ये बच्चा किसका उठा लाए हो आप? तभी मुखिया हरिचंद अपनी बीवी सरस्वती से कहते हैं, अरे सरस्वती, ये बच्चा जंगल के बीचों बीच किसी ने छोड़ दिया था, इसीलिए इसे मैं उठा लाया, वरना इसे कोई जंगली जानवर खा जाता। हमारी औलाद नहीं है, शायद भगवान की यही मर्जी है। हम इसे अपनी औलाद की तरह पालेंगे और ये ही भगवान की इच्छा है। ये हमारा बच्चा है और आज से हम ही इसके माँ बाप है। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं मुखिया जी, मुझे भला क्या एतराज़ होगा? मैं भी तो कब से तरस रही हूँ औलाद के सुख के लिए, और आपका फैसला कोई भी गलत नहीं हो रहा। आप बिल्कुल सही फैसला लेते हैं। अच्छा हुआ कि इस बच्चे को आप ले आए, वरना सच में कोई जंगली जानवर खा जाता। अब हम इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालेंगे और बहुत अच्छे से इसकी परवरिश करेंगे। भगवान ने हमें ये मौका दिया है, हम इस मौके को नहीं गंवाएंगे। शायद भगवान की यही मर्जी है मुखिया जी। हम बहुत खुश नसीब है जो हमें भगवान ने औलाद दी है, वरना हम कब से औलाद के सुख के लिए तरस रहे थे। तभी वो दोनों उस बच्ची को बड़े नाजों से पालते हैं। वो बच्ची 3 साल की हो जाती है। धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी हो जाती है, लेकिन मुखिया और सरस्वती उस बच्ची को कभी एहसास नहीं होने देते कि वो उनकी खुद की बच्ची नहीं है। वो उसे बहुत प्यार से और नाजों से पालते हैं, उसे खूब पढ़ाते लिखाते हैं और संस्कार देते हैं। तभी वो बच्ची जवान हो जाती है और वो बहुत ही सुंदर होती है, एकदम परियों के जैसी, और सुशील भी होती है। मुखिया हरिचंद और सरस्वती उस बच्ची का नाम गंगा रखते हैं। गंगा को ये नहीं पता होता कि मुखिया और सरस्वती उसके सगे माँ बाप हैं। वो उन्हें ही अपने माता पिता मानते हैं। जैसे ही गंगा बड़ी होती है, मुखिया को गंगा की शादी की चिंता लग जाती है और वो उसकी शादी के लिए एक अच्छा सा लड़का तलाश करने में लग जाते हैं। दूसरी ओर सेठ रघु का बेटा भी जवान हो जाता है। सेठ रघु अपने बेटे का नाम राजू रखता है। सेठ रघु अपने बेटे के लिए अच्छे खानदान की लड़की ढूंढ रहा था। उसे भी अब अपने बेटे की शादी की चिंता थी। वो अपने बेटे की शादी एक अमीर खानदान में करवाना चाहता था जो कि उसकी बराबरी का हो। दूसरी ओर मुखिया रिश्ते करवाने वाले शामू को बुलाते हैं और उससे, क्या हुआ मुखिया हरिचंद जी, आपने मुझे याद किया? बताइए मेरे लायक क्या सेवा है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे शामू, तुम्हें तो पता है ना कि हमारी बेटी गंगा अब जवान हो गई है। मुझे अब उसकी शादी करवानी है। मैं चाहता हूँ तुम अच्छे से अच्छे गांव से सबसे अच्छे लड़के का रिश्ता हमारी गंगा के लिए लेकर आओ। तुम एक नेक इंसान हो, तुम्हारी कोई भी करवाई शादी आज तक टूटी नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरी गंगा का रिश्ता तुम ही करवाओ। ठीक है सेठ जी, मैं आज ही आपकी लड़की की बात पास वाले सेठ जी के लड़के के साथ चलाता हूँ। वो बहुत धनवान और नेक इंसान है। लगता है हमारा रिश्ता वहाँ पक्का हो जाएगा। मैं आज ही जाकर उन्हें इस रिश्ते के बारे में बताता हूँ। वो भी अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं।
तभी शामू सेठ रघु के घर जाता है और उससे कहता है, सेठ जी, आपने कुछ ही दिन पहले मुझे अपने बेटे राजू के रिश्ते के बारे में कहा था। आज मुझे पास वाले गांव के मुखिया ने अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में कहा है। आप दोनों के खानदान एक जैसे अमीर और इज्जतदार है। मुझे लगता है इन दोनों बच्चों का रिश्ता अच्छे से होगा और खूब चलेगा। सेठ जी, आप एक बार मैं चाहता हूँ कि आप मुखिया जी की बेटी को एक बार देख लें। अगर दोनों बच्चों को एक दूसरे को पसंद कर लिया तो हम वही के वही रिश्ता पक्का कर देंगे। वो बहुत अच्छे और अमीर खानदान के लोग हैं। तभी सेठ रघु रिश्ते करवाने वाले शामू से कहते हैं, अच्छा शामू, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो हम एक बार वहाँ पर जा आते हैं। तुम उन्हें संदेश भिजवा दो कि कल के कल हम लोग उनकी बेटी को देखने के लिए आ रहे हैं। तुम जाओ और उन लोगों को संदेश दे दो और तैयारी करो हमारे स्वागत की। जा रहे हैं हम उनकी बेटी गंगा को देखने के लिए। अगले दिन सेठ रघु, सावित्री और उनका बेटा राजू मुखिया हरिचंद के घर जाते हैं रिश्ते के लिए। उन दोनों घरों के बीच रिश्ते की बातें पक्की हो जाती है। गंगा और राजू भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी खूब धूमधाम से हो जाती है। शादी बहुत अच्छे से हो जाती है और सेठ को पता भी नहीं चलता कि वो गरीब गड़े बेचने वाले की लड़की है। कुछ दिन बाद सेठ और सेठानी आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे सेठ जी, हमें तो बाबा जी ने कहा था कि हमारे बेटे राजू की शादी एक घड़े बनाने वाली नीच जाति में होगी, लेकिन हमने तो भाग्य का लिखा बदल दिया। हमने अपने बेटे की राजू की शादी हमारी बराबरी और हैसियत के हिसाब से अमीर मुखिया के घर कर दी है। आखिरकार हम लोगों ने भाग्य का लिखा टाल ही दिया। आप बाबा जी को बुलाइए, बच्चों को आशीर्वाद भी दिलवाना है और उन्हें बताना भी है कि हम लोगों ने उनकी भविष्यवाणी झूठी साबित कर दी है और हम लोगों ने भाग्य का लिखा भी टाल दिया है। आप संदेशा भिजवाइए बाबा जी को ताकि यहाँ आकर हमारे बच्चे को, शादीशुदा जोड़े को आशीर्वाद दे सके। सेठ रघु सावित्री से कहते हैं, हाँ सावित्री, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। हमें बाबा जी को बुलाकर बताना चाहिए कि हमने भाग्य का लिखा टाल दिया है और उनकी भविष्यवाणी गलत साबित कर दी है। मैं अभी बाबा जी को संदेशा भिजवाता हूँ। संदेशा भिजवाने पर बाबा जी वहाँ आ जाते हैं और आकर कहते, अरे मेरे बच्चों, तुम लोगों ने मुझे संदेशा भिजवाया है, अच्छा हुआ। और बताओ, सब ठीक तो है ना? बच्चे कैसे हैं और उसकी शादी हुई या नहीं? अब तो वो बहुत बड़ा हो गया होगा, बहुत सालों से मिलना भी नहीं हुआ। अरे बाबा जी, हमारे बेटे राजू की शादी पास वाले मुखिया के बेटी गंगा से हो गई है। आपने तो कहा था कि हमारे बेटे की शादी एक गरीब गड़े बनाने वाले की नीच जात में होगी, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया। हम लोगों ने भाग्य का लिखा टाल दिया। आप हमारे बच्चों को आशीर्वाद देकर जाइएगा। हमने आपकी भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया है। अरे नहीं मेरे बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक तपस्वी साधु हूँ, मेरी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती। तुम्हारे बेटे की शादी उस नीच जात की लड़की से ही हुई है। ना कहकर बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। तभी सावित्री कहती है, अरे सुनिए जी, देखिए ना बाबा जी ने क्या कहा है। आप जरा बहू के मायके जाकर पता कीजिए कि असल में बात क्या है। गंगा उनकी अपनी ही बेटी है ना? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। आप जल्दी से बहू के मायके जाइए और सारी बात का पता करके आइए। बाबा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? ठीक है सावित्री, मैं आज ही मुखिया हरिचंद के घर जाता हूँ और सारी बात का पता करके आता हूँ। तभी सेठ रघु मुखिया हरिचंद के घर जाता है और उनसे सारी बात पूछता है। मुखिया हरिचंद भी सेठ रघु से कुछ भी नहीं छिपाता और उनसे सारी बात साफ साफ बता देता है। सेठ रघु हैरान हो जाता है कि बाबा जी की भविष्यवाणी सच हुई। वो घर आकर सारी बात अपनी बीवी सावित्री को बताता है। वो दोनों हैरान रह जाते हैं कि उनकी बेटे की शादी नीच जाति की लड़की से हुई है
अब वो सोचते हैं कि अब वो क्या करे, उनके खानदान की लड़की नहीं है वो। तभी सावित्री सेठ से कहती है, अजी मुझे ये लड़की हरगिज भी मंजूर नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा एक नीच जाति की लड़की के साथ रहे। मैं उस गंगा को अब इस घर में नहीं रखूंगी। मैं उस गंगा को छत से गिराकर मार दूंगी और अपने बेटे की शादी किसी दूसरे घर में करूंगी जो हमारी बराबरी का और हमारी जात का हो। मैं उस गंगा को अच्छा सबक सिखाऊंगी। तभी सेठ और सावित्री की बातें अंदर खड़े उनके बेटा बहू राजू और गंगा सुन लेते हैं। राजू और गंगा उनकी बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। गंगा को बहुत दुखी मन से ये पता चलता है कि वो अपने मुखिया हरिचंद की बेटी नहीं है और उसकी सास उसे मारना चाहती है। राजू को भी अपने माँ बाप की इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है। आखिरकार गंगा को पता चल ही जाता है कि उसका बाप एक गड़े बनाने वाला है और वो नीच जाति की लड़की है। गंगा और राजू सेठ सेठानी के पास आ जाते हैं और राजू बोलता है, अरे पिताजी, माँ जी, आप लोग गंगा को मारना चाहते हैं और इतने साल पहले आप लोगों ने गंगा को जंगल में छोड़ दिया था मरने के लिए। अब जब मुझे पता चल चुका है कि आप मेरी बीवी को मारना चाहते हैं, मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रुकूंगा। मैं अपनी बीवी गंगा को लेकर इस घर से जा रहा हूँ। आज से हमारा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। आज से हम दोनों आप दोनों से अलग रहेंगे और भूल जाइए कि आपका कोई बेटा और बहू भी है। आप रहिए अपने नाम, रुतबे, पैसे और जात के साथ। मैं गंगा के साथ ही रहूंगा। मैं गंगा को कुछ नहीं होने दूंगा। तभी राजू और गंगा घर छोड़कर चले जाते हैं और वो गांव से बाहर एक छोटे से घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।